पढ़ना है जनाब नेफ्रीटिक सिंड्रोम के। नेफ्रीटिक सिंड्रोम में क्या होता है, चलें इसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो वही हम दोबारा वही बनाते हैं ना। हमारा क्या होता था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर ये पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, कल हमने क्या देखा था कि ये जब हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज या ये जो पोडोसाइट्स थे ये डैमेज हो रहे थे, तो प्रोटीन्स इधर से लीक करके इधर बोमेन स्पेस में आ रही थी ल्यूमन से। तो मैंने आपको कहा था कि कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि अगर ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाएं तो इनसे क्या इशू होगा। आज हमने यही पढ़ना है। बेसिकली नेफ्रीटिक सिंड्रोम, मैं इसको पढ़ता हूँ होता हूँ नेफ्रीटिस सिंड्रोम। नेफ्राइटस, मैं इसको पढ़ता हूँ नेफ्राइटस सिंड्रोम। नेफ्राइटस सिंड्रोम पढ़ने के पीछे एक मकसद है। वो क्यों, आइटस जिसके भी वर्ड के आखिर में आ जाए हम उसको कहते होते हैं जनाब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, नेफ से मतलब नेफ्रॉन, आइटस मींस इसका मतलब है कि नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन हो गई है। नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है उधर क्या हो जाती है इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलस कौन सा होता है यार, ये होता है ना, ये देखो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और ये अपना वो बोमेन कैप्सूल आ गया, और ये आगे वो सारी डक्ट्स वगैरह बन गई। खैर, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ना, बेसिकली हमारा ये वाला एरिया, इधर क्या हो रही है जनाब, इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन को मैं याद करने के लिए क्या करता हूँ कि इन्फ्लेमेशन मींस फ्लेम, फ्लेम मींस आग, या मैं इसको इस तरह भी याद रखता हूँ कि एरिया ऑफ वॉर। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जब भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो अपनी एक्टिविटी करता है, तो वो क्या करता है, ये ब्लड वेसल है ना, ये थोड़ी सी बेसिक्स आपकी बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल है, इधर कोई बैक्टीरिया वगैरह पड़ा है, कहाँ पे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में। ठीक है, तो ये जनाब अपना आ गया जनाब बैक्टीरिया। तो क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब एक्टिवेट होता है तो वो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए इधर आता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, वो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं, वो सारी चीजें इधर आएंगी, साथ में थोड़ा सा फ्लूइड भी आएगा, साथ में थोड़ी सी प्लाज्मा प्रोटीन्स भी आएंगी। तो इस पूरा ये इधर बेसिकली क्या हो रही है, इसको हम क्या देते होते हैं, इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया जी। तो अब आपको पता चल गया कि इन्फ्लेमेशन एरिया ऑफ वार है, फ्लेम है। फ्लेम है, इसका मतलब है कि इधर जनाब याद करने के लिए ये है, इसका मतलब है कि इधर आग लगेगी, जहां पे आग लगती है जाहिर सी बात है, यानी कि इन्फ्लेमेशन होगी। अब आर्मी हमारी बॉडी की इधर एक्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो फिल्टर है, जो हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर है, वो खराब हो जाएगा। अब देखो फिल्ट्रेशन बैरियर क्या हुआ, खराब हो गया, तो इसका मतलब है ये जो हमारे ये सारी चीजें क्या हो रही हैं जनाब, खराब हो रही हैं। अब देखो जब ये सारी चीजें क्या होंगी, खराब होंगी, तो ये किसको रोक रही थी, ब्लड सेल्स को रोक रही थी ना हमारे इधर जनाब। क्या होते थे, दूसरा रेड ब्लड सेल्स होते थे, जिनको ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स रोक रहे थे। ऐसे ही है कि मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि इनका पोर का साइज क्या होता था, छोटा होता था। लेकिन हमारे दूसरा रेड ब्लड सेल्स क्या होते थे, बड़े होते थे, तो वो इधर से गुजर के हमारे यूरिन में नहीं जाते होते थे, और इधर नहीं आते होते थे, और आगे यूरिन में नहीं जाते होते थे। लेकिन इस बंदे में क्या हुआ, नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाले में, जिसको मैं नेफ्राइटिस पढ़ता होता हूँ, इसमें क्या हुआ बेसिकली कि इन्फ्लेमेशन हुई। इसकी इन्फ्लेमेशन हुई ग्लोमेरुलस की, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हुई, तो ये सारा एरिया जनाब क्या हो गया, डैमेज हो गया। जब ये एरिया डैमेज हो गया तो इसने अपना जो काम करना था वो काम अब ये प्रॉपरली नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि इसका काम क्या क्या था। इसका एक तो काम था जनाब ब्लड सेल्स को रोकना। अब ये ब्लड सेल्स को नहीं रोक रहा, जब ब्लड सेल्स नहीं रुकेंगे तो वो किस में आएंगे जनाब, जाहिर सी बात है इधर यूरिन में आएंगे ना। तो इसको हम क्या कह देते होते हैं जनाब, आरबीसीज इन यूरिन। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, आरबीसीज इन यूरिन। आपको यूरिन में उसमें क्या मिल जाएंगे, आरबीसीज। तो अब आरबीसीज इन यूरिन यानी कि इधर से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो एक और चीज आपने इसमें याद रखनी है कि ये आपको अपीयर कैसे करेगा, यानी कि पेशेंट को अपीयर कैसे करेगा, उसको दिखाई देगा, उसको यूरिन क्या है, काला है। काला मतलब कोला कलर्ड यूरिन होगा, उसको कौन सा कोला, कहीं पे वो टर्म यूज करेगा कोला कलर्ड यूरिन, कहीं पे वो टर्म यूज करेगा जनाब कॉफी कलर्ड यूरिन। सिंपली आप याद रखो लो कि उसका यूरिन क्या होगा, काला होगा। काला क्यों होगा, क्योंकि उसमें आ रहे हैं आरबीसीज। आरबीसीज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज ने आरबीसीज को रोकना था वही डैमेज हो गया। हमारे जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जो इधर होते हैं, ये जो हमारे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं, वही डैमेज हो गए। जब डैमेज हो गए तो जाहिर सी बात है क्या है कि हमारे बंदे के जो यूरिन है उसमें क्या आएंगे, आरबीसीज आएंगे। तो एक तो आपको मिल गया आरबीसीज आएंगे कोला कलर्ड, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा। देन वो इसके लिए एक और टर्म यूज करता होता है, उसको वो कहता होता है आरबीसी कास्ट। अब मैं आज आप लोगों को आरबीसी कास्ट क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो इधर से ये जो आ रहे हैं ना आरबीसीज, ये इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे जनाब, ये इस तरह ना क्लैंप हो जाएंगे। ठीक है, कास्ट का मतलब है कि वो इस सांचे में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह के ना, एक ये देखो ये ट्यूब है ना, तो वो इसके सांचे में आ गए। जिस तरह ईंटों का सांचा होता है ना, तो इसी तरह वो ये जो ट्यूब के सांचे में कास्ट हो गए, एक प्रॉपर शेप में आ गए, तो इसको हम कहते होते हैं आरबीसी कास्ट।
तो जब आप बंदे का यूरिन एनालिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, आरबीसी कास्ट मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। देन और दूसरी बात आपने आरबीसीज के बारे में क्या याद रखनी है, और आपने ये याद रखना है कि आपको जो आरबीसीज मिलेंगे ना, नॉर्मल जो उनकी शेप होती है वो उस शेप में नहीं होंगे, उनकी क्या होगी होगी उनकी शेप खराब होगी। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिसमोर्फिक आरबीसीज। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या टर्म यूज की, डिसमोर्फिक आरबीसीज आपको मिलेंगे। डिस मींस एबनॉर्मल, मोर्फिक मींस शेप, तो आपको क्या मिल जाएंगे, डिसमोर्फिक आरबीसीज। जारी सी बात है, ये जो बेचारे आरबीसीज हैं इनको इधर तंग गलियों से गुजरना पड़ रहा है, इधर पता नहीं कौन कौन सी हालात का सामना, ये ट्यूब से लगेंगे तो उन बेचारों की शेप बिगड़ जाएगी, शक्ल बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो रास्ता उनका जानने वाला नहीं है, उनका तो रास्ता ये था ना वेसल के अंदर रहने वाला, ये यूरिन में जाने वाला, तो उनके लिए हालात अच्छे नहीं है, बेचारों को गटर में जाना पड़ रहा है, तो उनकी क्या होगी, शेप खराब हो गई, डिसमोर्फिक आरबीसीज मिल गए। ठीक है, तो अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो नेफ्रीटिक सिंड्रोम होगा उसमें आपको काला यूरिन बंदे को मिलेगा। जब उसका यूरिन एनालिसिस आप करवाओगे तो जाहिर सी बात है, यूरिन क्यों काला था, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स आ रहे थे, तो आपको रेड ब्लड सेल्स मिल जाएंगे। किस तरह के रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, वो डिसमोर्फिक होंगे, डिसमोर्फिक उनकी प्रॉपर शेप नहीं होगी। आपको क्या मिल जाएंगी, आरबीसी कास्ट, तो कास्ट का मैंने आपको बता दिया कि उनकी क्या है कि वो प्रॉपर एक इस तरह, दूसरा ना ट्यूब की शेप में क्या हो जाते हैं, कास्ट हो जाते हैं, क्लम्प्ड हो जाते हैं, तो इसको हमने कह दिया आरबीसी कास्ट। आई होप कि अब आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस बंदे को क्या हुआ, इस पूरे को हम क्या कह देते हैं, बंदे को क्या हुआ है जनाब, हीमाचूरिया। हीमाचूरिया मींस ब्लड इन यूरिन, सिंपल है ना, हीमाचूरिया, हीमा मींस ब्लड, और ये यूरिया और चूरिया इसको आप रख लो कि यूरिन, तो हीमाचूरिया मींस कि आपको इसमें बंदे में क्या मिल जाएगा, ब्लड इन यूरिन मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। देन आगे आगे, अब देखो, एक तो हमारे फिल्टर का काम था इसको रोकना, क्या कहते हैं, दूसरा ब्लड सेल्स को रोकना, दूसरा और क्या काम था इसका, इसका काम था प्रोटीन्स को भी रोकना, ऐसे ही है ना, मैंने आपको बताया अब ये हर चीज डैमेज हो गई है, तो इधर जो प्रोटीन्स होंगी हमारी, ये जो एल्ब्यूमिन होगी ये भी लीक करना शुरू हो जाएगी, ये भी जनाब लीक करके अब क्या है कि यूरिन में जाएगी। तो आप कहोगे यार जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम था उधर भी आपने बताया था कि एल्ब्यूमिन उधर यूरिन में लॉस हो रही थी, तो उधर हो रही थी मोर देन 3.5 ग्राम, यानी कि काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन इधर जो होती है वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होती है, तो यही इनका डिफरेंस है मेन। और उधर आपको ये ब्लड सेल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे यूरिन में, इधर आपको रेड ब्लड सेल्स वगैरह यूरिन में मिल रहे हैं। तो यही इनका क्या है कि इसमें आपको मिलेगी कम प्रोटीन्स जा रही होंगी। अब कम प्रोटीन्स क्यों जा रही होंगी, हमारा फिल्टर क्या हुआ है, खराब हो गया। देखो प्रोटीन्स जा रही हैं, इसका फिल्टर का काम क्या था, प्रोटीन्स को रोकना, रेड ब्लड सेल्स को रोकना, तो वो उसका दोनों फंक्शन खराब हो गए, प्रोटीन्स भी जाएंगी, रेड ब्लड सेल्स वगैरह भी जाएंगे। देन तीसरी बात, अब देखो फिल्टर का काम था चीजों को फिल्टर करना, फिल्टर खराब हो गया तो वो चीजों को फिल्टर कर सकेगा, जाहिर सी बात है नहीं कर सकेगा। तो इस बंदे में क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड जीएफआर। जब कम फिल्ट्रेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो ना, अब ये जो हमारा फिल्टर है ये खराब हो गया, तो जाहिर सी बात है इधर कम चीजें फिल्टर होके आएंगी, कम चीजें आगे यूरिन में जाएंगी, तो इस बंदे का जीएफआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है इधर से जो फ्लूइड आ रहा होता है वो ज्यादातर क्या रहेगा, इस वेसल के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब है बॉडी क्या है कि ना वेस्ट से छुटकारा पा सकेगी, ना क्या है कि वो वॉल्यूम से छुटकारा पा सकेगी। हमें पता है ना कि जब चीजें इधर फिल्टर होके आती थी फिर ही हमारी बॉडी उनको, मतलब जो कैराटिनिन वगैरह होते थे, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते थे, वो इधर फिल्टर होके आते थे ना, फिर यूरिन में जाते थे। अब देखो वो फिल्टर होके ही नहीं आ रहे, तो वो कैसे इधर यूरिन में जाएंगे, वो तो ब्लड में ही रह रहे हैं। अब इससे ही आगे हमारी सारी कहानी है कि जब जीएफआर डिक्रीज हुई तो इससे आगे क्या पंगे हुए। अब देखो जाहिर सी बात है, जीएफआर डिक्रीज हुई, इसका मतलब है जनाब इधर क्या होगी, कम फिल्ट्रेशन होगी, कम फिल्ट्रेशन होगी, इसका मतलब है इधर हमारी जो चीजें हैं वो कम आएंगी। इसका मतलब है कि हमारा यूरिन भी कम बनेगा ना, यूरिन कैसे बन रहा था, जब चीजें फिल्टर होके आ रही थी। अब देखो फिल्ट्रेशन ही कम है तो जाहिर सी बात है बंदे का यूरिन क्या होगा, कम होगा। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओलिगो यूरिया। तो एक और चीज हमें मिल गई कि इस बंदे को क्या होगा, ओलिगो यूरिया। तो इसके लिए अगर स्पेसिफिकली करें तो लेस देन 400 उसमें जो एमएल जो है ना पर डे उसमें आएगा यूरिन। ठीक है जी। तो आपको क्या मिल जाएगा उस पेशेंट में, ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया क्यों मिला, क्योंकि उसमें क्या है कि जनाब जीएफआर डिक्रीज हो रही है, जीएफआर डिक्रीज हो रही है, जाहिर सी बात है कम चीजें फिल्टर होंगी तो कम यूरिन में जाएंगी ना। ये तो सिंपल सी बच्चों वाली बात थी। देन और क्या होगा, और उस बंदे को होगा, मैंने आपको बताया कि ये देखो हमारी बॉडी इधर से जो चीजें फिल्टर कर रही होती है इसी के थ्रू तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को हमारे उसमें रिमूव कर रही है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उन्हें यूरिन में रिमूव कर रही है। अब देखो ये क्या है कि हमारे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो तो इधर ही रह रहे हैं, ब्लड के अंदर ही रह रहे हैं। जब ब्लड के अंदर ही रह रहे हैं तो उनका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा ब्लड में, तो उसी को तो हम कहते होते हैं एजोटीमिया, उसको हम क्या कहते हैं, एजोटीमिया।
एजोटीमिया मींस इंक्रीज्ड इन लेवल ऑफ BUN, ठीक है, इंक्रीज्ड इन लेवल ऑफ BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजीनस वेस्ट वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब आप कहोगे कि यार ये नाइट्रोजीनस वेस्ट कहाँ से आ रहे होते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी इनसे क्यों छुटकारा पाना चाहती है। बेसिकली ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है, जब हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं, डिफरेंट टूट रही हैं, जब वो टूटती हैं तो उनका लास्ट पे जो कोना के कचरा बच जाता है वो उसको हम कह देते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। इसमें आ जाता है यूरिया, आ जाता है यूरिक एसिड, आ जाता है अमोनिया, आ जाता है। अब देखो अगर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया हमारे बॉडी में रहेंगे तो वो टॉक्सिक होते हैं। इसी वजह से तो अल्लाह पाक ने बंदे को किडनीज दी कि वो क्या करे, इसको रिमूव कर दे। लेकिन अब इधर इस बंदे के साथ क्या हुआ है, बेचारे की किडनी का फिल्टर खराब हो गया, तो जाहिर सी बात है वो उन चीजों को फिल्टर नहीं कर सकेगा, वो ब्लड में रहेंगी, ब्लड में रहेंगी तो जाहिर सी बात है उनका ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी को हमने क्या नेम दे दिया, एजोटीमिया, इंक्रीज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। देन और क्या होगा, और उस बंदे में क्या है कि कैराटिनिन, कैराटिनिन मैंने आप लोगों को बताया था, इसका भी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैराटिनिन क्या होता है, मसल का वेस्ट होता है, जब मसल टूटते हैं तो कैराटिनिन बनता है। कैराटिनिन भी अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, नुकसानदेह है। तो हमारी बॉडी क्या है कि अल्लाह पाक ने हमें किडनीज दी, वो क्या है, इसको फिल्टर करके कैराटिनिन को यूरिन में फेंक देती है, गटर में चला जाता है। लेकिन बेचारे नेफ्रेटिक सिंड्रोम वाले बंदे में क्या हुआ कि बेचारे का फिल्टर खराब हो गया, तो अब जाहिर सी बात है कैराटिनिन का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें आगे के बंदे में एजोटीमिया हो गया, ओलिगोयूरिया और ये सारी चीजें। देन और क्या होगा बंदे में, अब देखो मैंने आपको बताया कि उस बंदे में क्या है कि उसकी प्रॉपर इधर से जनाब फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो ये जो हमारा दूसरा क्या कहते हैं फ्लूइड सारा कहाँ रह रहा है, फ्लूइड हमारी बॉडी में रह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पाइप में फ्लूइड ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाता है ना। ये तो सिंपल सी बच्चों वाली बात है। जब अगर नहीं मुझ पे यकीन तो आपको यार इसमें तो सिंपल सी बात है। देखो जाहिर सी बात है इधर आप हमारी ब्लड वेसल्स में क्या हुआ है कि फ्लूइड बढ़ गया। फ्लूइड क्यों बढ़ गया, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, फिल्ट्रेशन हो गया, फ्लूइड यूरिन में नहीं जा रहा। तो अब हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ गया, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो गया, तो दूसरा वो क्या हुआ कि हमारे पास फ्लूइड बढ़ गया, यानी कि ये जो ब्लड वेसल है इधर क्या हुआ, जाहिर सी बात है फ्लूइड बढ़ गया, क्योंकि फ्लूइड क्या है कि यूरिन में नहीं जा रहा, हमारी किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। तो इस इंक्रीज ऑफ फ्लूइड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, इसकी वजह से क्या हुआ, बंदे का बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि इस बंदे का क्यों बीपी बढ़ा है, क्योंकि उसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और सोडियम और वाटर रिटेंशन क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास ये जो फिल्टर था जिसने फिल्टर करना था सोडियम को भी वाटर को भी और इनको बॉडी से निकालना था यूरिन के थ्रू, लेकिन वो क्या है कि वो काम नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है अब जो फ्लूइड है वो वेसल्स के अंदर रहेगा, वेसल्स के अंदर रहेगा तो उस बंदे का क्या है कि जनाब बीपी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाला बंदा होगा उसको क्या होगी, हाइपरटेंशन भी होगी। ठीक हो गया जी। तो अब जो ये जो दूसरा हो रहा है ना, क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड रह रहा है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो थोड़ा थोड़ा सा लीक करके बाहर भी आना शुरू हो जाएगा, मतलब वेसल से बाहर भी आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कल तो आपको बताया था कि अगर फ्लूइड वेसल से बाहर आ गए, कामुलेट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, एडीमा। तो इसका मतलब है इस बंदे को थोड़ा बहुत एडीमा भी हो सकता है। एडिमा क्यों हुआ, ये दोनों चीजें हाइपरटेंशन और एडिमा सेम प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। जी, इसमें रेनिन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, बिल्कुल। रेनिन का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि रेनिन इसमें क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि इधर से क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन कम हो रही है। तो आपको पता है कि इधर से जब फिल्ट्रेशन कम होगी तो आगे जो हमारा क्या कहते हैं डीसीटी में, इधर वो डीसीटी बल खा के आती होती थी ना, तो इधर क्या होते थे, मैक्यूला डेंसा सेल्स होते थे। ये देखें इधर क्या होते थे, मैक्यूला डेंसा सेल्स होते थे। तो ये जो अब इधर से फिल्ट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है इधर NaCl जो हमारी डीसीटी है, पीसीटी के बाद लूप ऑफ एन आता है, देन डीसीटी आता है जो कि NaCl को डिटेक्ट करता होता है। और जब NaCl उसकी तरफ कम जाए तो वो क्या करवाता होता है, हमारे इधर होते हैं जनाब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो वो इधर से क्या करवा देता होता है, रेनिन। तो ये क्या कर देते होते हैं, रेनिन को रिलीज करते होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज्ड रेनिन है वो भी क्या करवाता होता है, आगे आपको पता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनो को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 को जनाब एंजियोटेंसिन 2 में। तो वो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो बेसिकली आपका क्या है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाता है, जिसकी वजह से बंदे का क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड बीपी। तो अब आपने इतनी सारी कहानी तो रास वाली याद रख लेनी है, लेकिन सिंपल आप याद रख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, जो नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाला बंदा है, कम फिल्ट्रेशन हुई, जाहिर सी बात है कम फिल्ट्रेशन हो रही है तो कम NaCl जो
दूसरा डीसीटी के मैक्यूला डेंस सेल है उनके पास जाएगा। तो वो क्या है, सेंसर है, वो सेंस करेगा कि कम एनएसीएल आ रहा है, तो वो क्या करवाता होता है, जब उसके पास कम एनएसीएल जाता है तो रेनिन को रिलीज करवा देता है। तो ये जो इंक्रीज रेनिन है वो क्या करवा देता है, बीपी को इंक्रीज करवा देता है। तो ये आपके पास सेकंड मैकेनिज्म आ गया हाइपरटेंशन का, कि इस बंदे में हाइपरटेंशन क्यों हो रही होगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपका मतलब हाइपरटेंशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एडिमा को ये मजीद वर्स करेगा, क्योंकि ये जो जो थोड़ी बहुत फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो ये आपको पता है कि जब दूसरा क्या कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 बनता है, ये आगे से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, वो मजीद और सोडियम और वाटर रिटेंशन को करवाएगा। तो ये एक प्रॉपर विश्व साइकिल चल जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं ना, दूसरा वर्ष बंदे की कंडीशन हो जाएगी। तो खैर ये आपको पता चल गया कि इस बंदे को क्या होगा, दूसरा साथ में हाइपरटेंशन भी होगा। अब देखो आप लोग कहोगे कि यार हम इतनी सारी बातें याद कैसे रखें, तो उसके लिए हमारे पास टोटका है। टोटका क्या, आपने याद रख लेना है पारो। पारो वो जो अजय देवगन की पारो थी ना, उसको आपने याद रख लेना है। तो आपको पता है अब पारो बूढ़ी हो गई है, अब पारो को क्या हो गया जनाब, नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो गया। तो अब देखते हैं कि पारो हमने क्यों रखा। पारो बिचारी को क्या हुआ है कि जनाब एक तो उसको हो रहा है प्रोटीन यूरिया, वो आपको पता चल गया कि इस बंदे को क्या होगा, नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाले को प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। देन ए से आ गया जनाब एजोटीमिया, इंक्रीज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजीनस वेस्ट, वो भी आपको पता चल गया। आर से आ गया जनाब आरबीसीज आएंगे कहाँ पे, इन यूरिन। ठीक हो गया जी। देन आपको ओ से आ गया ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया जाहिर सी बात है कम फिल्ट्रेशन होगी तो कम यूरिन बनेगा। एच से आ गया जनाब हीमाचूरिया, हीमाचूरिया मींस ब्लड इन यूरिन। और जनाब ये लास्ट वाले एच से आ गया हाइपरटेंशन। तो इससे आपके जनाब वो सारे जो है ना, मैंने ऊपर पढ़ाया है सारा कंसेप्ट आपके पास, सॉरी वो तो कंसेप्ट था, वो आपने मतलब याद करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपको मस्त याद होना चाहिए कि जो नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाला बंदा होगा उसको, उसके बेचारी जो पारो है ना, पारो को नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो गया, और जो नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो गया उससे हमने ये सारे जनाब निकाल लिए कि उस बंदे में क्या क्या होगा। तो ये जो आरबीसी है ना, इसके साथ आप लिख लो कास्ट, आरबीसी कास्ट जो मिलेंगी मोर स्पेसिफिक हो जाएगा ये आरबीसी आपको क्या है कि जनाब कास्ट। तो इस तरह हो गया हमारा नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब हम इसी को जरा करते हैं बुक से कि बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जनाब नेफ्रीटिक सिंड्रोम की। मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हर चीज डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि आरबीसीज यूरिन में जाना शुरू हो जाएंगे और उन बेचारों की शक्ल मकल खराब हुई पड़ी होगी, उसको हम कह देते हैं डिसमॉर्फिक आरबीसीज। देन क्लिनिकली बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा, क्लिनिकली हमें पता है उसके यूरिन में क्या जा रहे हैं, बेचारे के यूरिन में ब्लड जा रहा है, तो ब्लड उसका क्या होगा, काला होगा, आरबीसी कास्ट मिल जाएंगी, हिमाचूरिया मिल जाएगा, और उसका फिल्टर खराब हो गया तो जीएफआर कम होगी, जीएफआर कम हुई तो जारी सी बात है कम फिल्ट्रेशन तो कम यूरिन बनेगा, कम फिल्ट्रेशन तो कम नाइट्रोजिनस वेस्ट आपने रिमूव होंगे ना। जाहिर सी बात है यार, आपके घर में जो पानी का फिल्टर लगा हुआ है अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो पानी को कैसे अच्छे से साफ करेगा। यही पंगा इधर हो रहा है कि हमारा जो फिल्टर है वही खराब हो गया, तो बंदे में क्या है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये जब डिक्रीज जीएफआर होता है, सिंपल आप याद रख लो, जब डिक्रीज जीएफआर होता है तो इंक्रीज होता है रेनिन का रिलीज, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो जाती है, हाइपर। सारा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। देन बंदे को प्रोटीन यूरिया भी होगा, लेकिन उसको हम कहते हैं सब नेफ्रोटिक, यानी कि लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। और इस बंदे को ना अगर मैं आपको स्पेसिफिक वैल्यू बताऊं तकरीबन 1.5 ग्राम तक होता है, यानी कि जो नेफ्रोटिक वाला है ना उससे बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन ये क्या है कि अगर वो कहता है कि बट इन स्वेयर केसेस में दूसरा नेफ्रोटिक रेंज वाला भी हो सकता है, वो मैं आपको इधर बताता हूँ कि उसमें क्या सीन होगा। फिलहाल आपको ये ऊपर वाली चीजें, अब हमने पढ़ना है ये सीन जिसपे हमारा सारा दिमाग खपना है कि ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी इसका क्या करेक्टरिस्टिक था, ये कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी। चलते हैं उसकी तरफ। इधर तक क्लियर है तो जल्दी मुझे बताएं ताकि फिर हम आगे चलें। बताएं जी, क्लियर है, डन है, चलें, गुड हो गया। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं जनाब। अब ये वाला नेफ्रेटिक सिंड्रोम, अपनी कमर की पेटी कस लें अब थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमारा थोड़ा सा लंबा ही सीन होने वाला है। तो अब हम नेफ्रीटिक सिंड्रोम का पढ़ते हैं कि वो जो हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी ना, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, अब सारी हमने उसकी डिटेल पढ़नी है। उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके नेम में ही सारी कहानी है। इन्फेक्शन रिलेटेड मतलब बंदे को क्या है कि ये इसका कोई इन्फेक्शन के साथ ताल्लुक है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इन्फेक्शन कौन सी, तो इन्फेक्शन में आपने याद रख लेना है कि इस बंदे को बेसिकली या थ्रोट का इन्फेक्शन होगा या स्किन का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो इस बंदे को क्या हुआ है, या स्किन का इन्फेक्शन हुआ है या क्या है कि जनाब थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ है। वो किसकी वजह से होगा, वो बेसिकली होगा जनाब ग्रुप ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से उस बंदे को क्या होगा जनाब, इन्फेक्शन होगा। चलो यार मैं थोड़ा सा आपको नोट्स की तरफ ही लेके चलता हूँ, जरा अच्छे से बताता हूँ। अब देखो,
एक मिनट। तो हम पढ़ रहे थे जनाब इन्फेक्शन रिलेटेड, हम पढ़ रहे थे जनाब इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसके नेम में ही सारी कहानी है। इसका मतलब है बंदे को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद उसकी जो है किडनीज डैमेज हो गई है, उसको नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो गया। तो वो क्यों होता है जरा देखते हैं। इस बंदे को इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा जनाब, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। यार ये इतना लंबा नाम मुझे बड़ी तंग करते हैं। तो खैर ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस ये वाला बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से उस बंदे को क्या हुआ, थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ, या क्या है कि हमारे पास वो दूसरा हुआ, क्या कहते हैं, स्किन का इन्फेक्शन हुआ। अब देखो ये जो थ्रोट या स्किन का इन्फेक्शन हुआ है ना, उसके बाद क्या पंगा होगा। उसके बाद ये बंदा आपके पास तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर वो आपके पास प्रेजेंट करेगा, और ये नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाले सिम्टम्स होंगे, वो पारो वाले सिम्टम्स के साथ आपके पास प्रेजेंट कर गया। ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली वो हो क्यों रहा है, ये मसला क्या आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो जब बंदे को थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना, तो कुछ एंटीबॉडीज बनेगी। ये हमारे पास क्या बनेगी जनाब, एंटीबॉडीज। किसके खिलाफ, जो बैक्टीरिया ना स्ट्रेप्टोकोकस, इसकी एंटीजेंस के खिलाफ। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रेप्टोलाइसिन और एंटी डीएनएज एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो आपने फिलहाल याद नहीं रखना। खैर आपको पता चल गया कि जो बैक्टीरिया बना उसके खिलाफ क्या बनी, एंटीबॉडीज बनी, उसकी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, और इन्होंने ये कम्प्लेक्स बना लिया, ये एंटीजन है, ये जनाब ये हमारी क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है। ये क्या बन गया अब, कम्प्लेक्स, ये क्या बन गया, इम्यून कम्प्लेक्स। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जनाब हमारी किडनी में, और किडनी में जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब ये किडनी में जाके डिपॉजिट होगा ना, तो ये क्या करवा देगा, कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन करवा देगा। किसकी, कंप्लीमेंट की। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये कंप्लीमेंट क्या होता है और ये क्यों एक्टिवेट हुआ है। जाहिर जब ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, तो ये समझो कंप्लीमेंट का काम है कि जनाब मैंने बंदे को पकड़ लिया, यानी कि एंटीजन को पकड़ लिया, अब फौज को बुलाओ और फौज आके इसको हम मिल के मारते हैं। यानी कि क्या हुआ, मैं अब इधर बनाता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये जो हमारी किडनी है ना, इधर क्या है कि ये इम्यून कम्प्लेक्स जनाब पहुंच गया है। ठीक है। तो इधर इसने क्या कहना है, इधर समझो कंप्लीमेंट पड़ा है, तो इसने कंप्लीमेंट को कहना है कि जा यार फौज को बुला के ला, आर्मी को बुला के ला, हमारे WBCs को बुला के ला, और वो आके हम मिलके इसको मारें, इस एंटीजन को मार दें। तो वो आर्मी जनाब उधर पहुंच गई, आर्मी पहुंच गई, तो आपको पता है आर्मी जब उधर पहुंच जाए, WBCs का फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस ट्रांसफर होना, और इस सारे अमल को हम क्या कहते होते हैं, इन्फ्लेमेशन। अब इधर क्या है, जंग छिड़ जाएगी। अब इधर जंग छिड़ेगी तो ये सारा एरिया तबाह हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हमारी आर्मी ने क्या किया कि मतलब ये जो WBCs हैं इसमें मोनोसाइट्स वगैरह आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया हमारे पास कि उस एंटीजन वगैरह और एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस को तो मार दिया, लेकिन उसके चक्रों में हमारी जहां पे ये इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हुए थे, उधर क्या किया, उस एरिया को डैमेज कर दिया। जाहिर सी बात है जहां पे जंग होगी तो वो एरिया डैमेज तो होगा, वहां अपने भी मारे जाएंगे, दूसरे भी मारे जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो आपको पता चल गया कि कंप्लीमेंट ने बेसिकली क्या करना है, जब ये एक्टिवेट होगा, अगर मैं स्पेसिफिकली इसका बताऊं तो बेसिकली हमारे पास C5a होता है, इसका एक कंपोनेंट होता है C5a, जो कि किसको अट्रैक्ट करता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स को। ठीक है। तो वो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास इधर आते हैं और आके इसको मार देते होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस बंदे में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ तो इम्यून कम्प्लेक्सेस बने, और इसको हम कहते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे ये वाले हाइपर सेंसिटिव, फिलहाल आपका इसके साथ ताल्लुक है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि हमारा जो इम्यून कम्प्लेक्स है वो ज्यादा ही हाइपर सेंसिटिव हो गया। इतनी बात थी नहीं जितनी उसने बढ़ा दी। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपने ये चीज याद रखनी है कि इसमें इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं, और वो एक प्रॉपर जगह ढूंढते हैं, वो उधर जाके डिपॉजिट होते हैं और उधर जंग शुरू करते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि रेसलिंग एरीना। ठीक है। मतलब रेसलिंग का एरीना, कि दो बंदों ने क्या किया, डिसाइड किया एक जगह पे कि मैं तो हम दोनों मिलके एक जगह पे जाके लड़ेंगे। तो इन्होंने कौन सी रेसलिंग एरीना के लिए, अपनी रेसलिंग के लिए, अपनी जंग के लिए कौन सी जगह चुनी, किडनीज चुनी। तो वो किडनीज में आके, अगर मैं किडनीज में भी स्पेसिफिकली कहूँ तो हमारे मिजेंजियम में, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और फिर आगे हमारे जो सब एंडोथीलियल इम्यून कम्प्लेक्स बनेंगे, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये उधर आके डिपॉजिट हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, तो वो वाला एरिया हमारा किडनी का डैमेज हो गया। ठीक हो गया जी। अब एक बंदे का क्वेश्चन आया कि रियोमेटिक हो सकता है, जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से थ्रोट का इन्फेक्शन होता है ना, उसमें बंदे को रियोमेटिक, दूसरा रियोमेटिक फीवर भी हो सकता है, और वो सारा पंगा भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों स्ट्रेन डिफिकल्ट होते हैं। जिस स्ट्रेन ने ये करवाना है ना हमारे पास, ये दूसरा इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
इसमें बेसिकली हमारे पास होता है एम प्रोटीन विरुलेंस फैक्टर। जिस जिस बैक्टीरिया में ये वाला विरुलेंस फैक्टर होगा ना, एम प्रोटीन वाला, उसने ये करवाना है हमारे पास, ये उसको हम कहते हैं नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन। यानी कि इसने बेसिकली ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस बनेंगे, इन्होंने वो रियोमेटाइड आर्थराइटिस और रियोमेटिक फीवर वाला काम नहीं करवाना, इन्होंने किडनीज को डैमेज करना है। वो हम रियोमेटिक फीवर में आपको बताऊंगा कि ग्रुप उसमें स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा विरुलेंस फैक्टर और वो सारी चीजें। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, आगे की कहानी आपको पता चल गई। अब देखो, इसमें एक और चीज जो आपने याद रखनी है, ये कंप्लीमेंट जो है ना, इधर बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, बहुत ज्यादा इम्यून कम्प्लेक्स है, तो ये बहुत ज्यादा कंप्लीमेंट क्या है, यूज होगा। तो जब ये यूज होगा तो इसका ब्लड में लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला बंदा होगा, उसको क्या होगा, हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया। जब उसका ब्लड में आप चेक करोगे तो उस बंदे को क्या होगा, हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया। देन और क्या होगा, अब देखो इधर काफी सारे जो हमारे ग्लोमेरुलाई है, यानी कि जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, उधर क्या है कि काफी सारे सेल्स आए हुए हैं। तो जब आप उसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको जो दूसरा ग्लोमेरुलाई है वो अपीयर करेंगे हाइपर सेलुलर। जाहिर सी बात है, उधर सारे फौजी पहुंचे हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह पहुंचे हुए हैं। तो जब आप उसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई। और जब आप इम्यूनोफ्लोरिसेंस के नीचे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेन्युलर पैटर्न। मैंने आपको बताया था, जब भी इम्यून कम्प्लेक्सेस किडनी में जाके डिपॉजिट होंगे, आप इम्यूनोफ्लोरिसेंस के नीचे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेन्युलर पैटर्न। ग्रेन्युलर पैटर्न का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये जनाब आ गया हमारी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। कल मैंने आपको डायग्राम भी शो थी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या आगे पोडोसाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इधर आके इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हुए हैं, तो कुछ इधर डिपॉजिट हो जाएंगे जनाब, कुछ इधर डिपॉजिट हो जाएंगे, कुछ इधर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इधर डिपॉजिट हो जाएंगे, कुछ जनाब इधर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलर पैटर्न, यानी कि कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। ठीक है, तो इसको हम क्या देते हैं, ग्रेन्युलर पैटर्न। तो आप सिंपल याद रख लो कि जब भी किसी, मैं आप लोगों को जो भी आगे डिजीज पढ़ाऊंगा जिनमें इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो रहे होंगे, उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेन्युलर पैटर्न। तो इसके लिए उसने एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जनाब, स्टारी स्काई अपीयरेंस। स्टारी स्काई का अपीयरेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको देखो ना, ये कहीं कुछ इधर डिपॉजिट है, कुछ इधर डिपॉजिट है, कुछ इधर डिपॉजिट है, कुछ इधर डिपॉजिट है इम्यून कम्प्लेक्सेस। तो वो इस तरह, ये समझो स्काई है जो मैंने ये बनाया है इसके अंदर, तो उसका ये स्टार्स की तरह आपको क्या है कि अपीयर, मतलब कुछ इधर इम्यून कम्प्लेक्स है, कुछ इधर वो चमक रहे होंगे, कुछ इधर चमक रहे होंगे। तो इसको हमने नेम दे दिया जनाब, स्टारी स्काई अपीयरेंस। ये सिंपल सी बात है याद करने के लिए। और इसके लिए वो टर्म यूज करता है लंपी बम्पी अपीयरेंस। ये बस रटा है कि लंपी बम्पी अपीयरेंस, वो बस इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट है, वो उधर शाइन करेंगे, तो उसको हमने स्टारी स्काई या लंपी बम्पी अपीयरेंस का नाम दे दिया। आओ अब मैं आप लोगों को जरा बुक से नजारे करवाता हूँ, इसी के कंसेप्ट सारा हमने समझ लिया है। चलें जी, तो हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, क्योंकि इम्यून कम्प्लेक्सेस बनेंगे, वो एक जगह ढूंढेंगे, उधर जाके लड़ेंगे। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में यही हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो ये देखो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया, मतलब बंदे को जो क्या हो जाएगा, हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया, क्योंकि कम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा यूज हो गए हैं। तो ये मैंने आपको बताया मोस्टली किस में होगा जनाब, चिल्ड्रंस में होगा। कौन से और चिल्ड्रन में कब, 2 to 4 वीक्स, 2 to 4 जो चिल्ड्रन आपके पास प्रेजेंट करेगा वो 2 से 4, उसको गले का इन्फेक्शन हुआ होगा 2-4 हफ्ते पहले, और बाद में क्या है कि वो नेफ्रीटिक सिंड्रोम वाले सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और आप कुछ सोच रहे हो कि ये 2-4 हफ्ते बाद वो क्यों प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो 2-4 हफ्ते का टाइम लग रहा है ना, ये बेसिकली वो टाइम है जो इम्यून कम्प्लेक्सेस का जनाब, ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बनने, उधर इतना उनका लेवल किडनी में होने, और फिर वो सारी इन्फ्लेमेशन और वो सारा जनाब उसके सिम्टम्स अपीयर करने में लग रहा है। यानी कि उस ये सारा उन चक्रों में जो टाइम लग रहा है उसको, इस वजह से क्या है कि वो बंदा आपके पास 2-4 हफ्ते बाद अपीयर करेगा जो बच्चा है। ठीक है जी। तो वही मैंने आपको बता दिया कि आपको चाहे फ्रिंजाइटिस हो, यानी कि गले का दूसरा दूसरा इन्फेक्शन हो, या स्किन का हो, तो किसकी वजह से, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, तो आपको ये हो जाएगा इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये अडल्ट्स में स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। और ये जो बच्चे होते हैं इनमें इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है, और एडल्ट्स में इतनी अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं होती। जब मैं कहूँ गुड प्रोग्नोसिस, तो इसका मतलब है कि उसमें अगर बच्चों में होगा तो हम उसको ट्रीट कर लेंगे, लेकिन अडल्ट्स में होगा तो उसमें वो इतना ट्रीट नहीं होता, और फिर वो ईएसआरडी की तरफ चला जाता है, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ चला जाता है। खैर, तो अब हमने देखो लाइट माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको बता दिया ना, काफी सारे सेल्स आए हुए हैं, तो हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई, लाइट एंड हाइपर सेलुलर, क्योंकि आर्मी सारी उधर पहुंची हुई है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे क्या, ग्रेन्युलर स्टारी स्काई, इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं,
वो तो आपको स्टारिस का लंपी पंपी अपीयरेंस मिल जाएगी। और उधर कौन सी एंटीबॉडीज हैं, ये जनाब आईजीजी, आईजीएम, सी3, फलान ढमका, ये सारी आपको उधर डिपॉजिट हुई हुई मिल जाएंगी जीबीएम में और मेसेंजियम में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखोगे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है जनाब, इसका डायग्नोस्टिक है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे सब एपिथेलियल इम्यून कम्प्लेक्स हमसे मिल जाएं, तो ये देखो, ये फॉर एग्जांपल हमारी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी क्या थी, एंडोथीलियम थी, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये ऊपर क्या होते हैं जनाब, हमारे पोडोसाइट्स होते हैं। तो इसमें उसने कहा है सब एपिथेलियल, इसको हमने पोडोसाइट्स को एक और नाम दिया था एपिथेलियल लेयर। तो इधर आपको क्या है कि इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हुए हुए मिले हमें ना, इधर इम्यून कम्प्लेक्सेस, तो इसको हमने नाम दे दिया सब एपिथेलियल, यानी कि ये जो एपिथेलियल लेयर है उसके नीचे आपको क्या मिल गया, इम्यून कम्प्लेक्स। तो वो जब अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नीचे देख रहे हो तो आपको ये इस तरह हम्प से मिल रहे हैं, तो उसी को उसने नाम दे दिया सब एपिथेलियल इम्यून कम्प्लेक्स हम्प्स। और ये डायग्नोस्टिक है फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी, इसको हम बर्गर डिजीज, मैं इसको पढ़ता होता हूँ बर्गर। बर्गर डिजीज क्यों, वो मैं अभी आप लोगों को, बर्गर डिजीज वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें कहानी समझो, कंसेप्ट सारा हमने अब इन्फेक्शन वाले में ले लिया, अब इधर भी सारी गपशप ही है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें बेसिकली वही सीन होगा, बंदे को क्या होगा जनाब, या तो दूसरा क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा या जीआईटी का इन्फेक्शन होगा। पहले आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आईजीए के बारे में। आईजीए बेसिकली हमारी वो एंटीबॉडी है, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको एंटीबॉडीज के बारे में बताता हूँ कि ये इनको हमने किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है। इनको इस बेस पे, जिस तरह हमारी आर्मी है ना, कोई आर्मी है, कोई नेवी है, कोई जनाब हमारी एयरफोर्स है, इसी तरह के किसी ने किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, किसी ने किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो इसी तरह हमारी ये जो आईजी है ना, इसका काम है म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करना। किसकी म्यूकोजा को, जीआईटी की म्यूकोजा को, और साथ में जनाब दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजा को। इसका क्या काम है, जीआईटी म्यूकोजा को, रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजा को। अब आप लोग सोच रहे होंगे म्यूकोजा क्या होती है। तो ये जो जीआईटी है, जीआईटी में समझो एक पाइप ही तो है जिसमें से खाना शाना गुजर रहा होता है। तो पाइप की ये जो इनर वाली लेयर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मिकोजा। तो इधर आपकी होगी जनाब आईजीए एंटीबॉडी, जो इधर बैक्टीरिया शिक्टेरिया आएंगे ना, हम जाहिर सी बात है जब हाथ शात नहीं धोते, जो बैक्टीरिया वगैरह आएंगे वो ये आईजीए उसके साथ मतलब निपट रही होती है और उनको मार के खत्म शत्म कर रही होती है। इसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जो म्यूकोजा होगी उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा आईजीए प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब देखो इस बंदे में आईजीए नेफ्रोपैथी वाले बंदे में होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये आईजीए ना थोड़ी सी, ये जो हमारी आईजीए ये पागल हो गई है। ठीक है, पागल हो गया, और जब कोई इन्फेक्शन हुआ, यानी कि चाहे जीआईटी का इन्फेक्शन हो चाहे रेस्पिरेटरी, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड आईजीए बन जाएगी, इंक्रीज्ड आईजीए बनेगी, यानी कि बहुत ज्यादा आईजीए बनेगी। जब बहुत ज्यादा आईजीए बनेगी, ये जनाब वो जो बैक्टीरिया क्या है उसके साथ एंटीजन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगी। तो ये देखो, ये कम्प्लेक्स कहाँ पे जाके डिपोजिट होंगे, ये जनाब डिपोजिट हो जाएंगे हमारी मिजेंजियल सेल्स में। कहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे ना, मिजेंजियम होती है, मिजेंजियल सेल्स होते हैं, तो उधर जाके ये डिपॉजिट हो जाएंगे। जब देखो हमारी जो किडनी की मिजेंजियम है, यार मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई देता हूँ, ये देखो ना इस तरह करके होती थी हमारी एफरेंट, और इधर करके ये मिजेंजियल सेल्स बड़े होते थे। तो बेसिकली वो ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस है ना, ये इसमें आके डिपॉजिट हो रहे हैं। जब इधर डिपॉजिट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आगे कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और आगे इन्फ्लेमेशन होगी, तो ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बंदे को नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको अब सारी आगे फाइंडिंग्स मिलेंगी कि इस बंदे में क्या होगा। मैं आप लोगों को बुक से दिखाता हूँ, इस बंदे में क्या होगा, ये जो आईजी नेफ्रोपैथी वाला बंदा है कि उसमें कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा या जीआईटी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा। तो उस इन्फेक्शन के बाद क्या है कि उसको नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक हो गया जी, यानी कि रीनल पैथोलॉजी ऑफ आईजी हो जाएगी। देन अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये मिजेंजियम में जाके डिपॉजिट हुए हैं ना इम्यून कम्प्लेक्स, तो जाहिर सी बात है जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, आईजीए बेस्ड इम्यूनो कम्प्लेक्स डिपॉजिट्स। ये वाले और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आईजीए नेफ्रोपैथी में मिलेंगे। तो ये आ गया हमारा डायग्नोस्टिक। ठीक हो गया जी। तो आईजीए बेस्ड यानी कि आईजी एंटीबॉडी है, साथ में एंटीजन है, और इन दोनों के सब के कम्प्लेक्सेस क्या है, हमारे मिजेंजियम में जाके डिपॉजिट हुए पड़े हैं। तो आप जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे तो ये उधर चमकेंगे आईजीए वाले। ठीक हो गया। देन अब जाहिर सी बात है, जब जहां पे जंग होगी तो साथ में थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, सेल्स नए भी बनेंगे उधर, प्रोलिफेटर ग्रोथ फैक्टर, जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही होती है साथ में ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज हो रहे हैं, ताकि जो डैमेज हो रहा है ना वो दोबारा रिकवर भी किया जा सके। तो उधर क्या है कि मिजेंजियल सेल्स थोड़ा सा प्रोलिफरेट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या मिल जाएगी जनाब, मिजेंजियल प्रोलिफरेशन मिल जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे क्या मिलेगा, वही फाइंडिंग हमारी
हमारे इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट हुए पड़े हैं किस में, मेसेंजियम में। तो ये सिंपल था। अब मैंने बर्गर डिजीज क्यों कहा, क्योंकि देखो इसमें भी ये है और हमारी आईजीए में भी ये है। तो ये जो बर्गर डिजीज इसी वजह से मतलब आप इस तरह करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक हो गया। देन उसने लिखा हुआ है ये रीनल पैथोलॉजी ऑफ आईजीए वेस्कुलाइटिस। तो ये इसने बिल्कुल अपनी जान छुड़वाने वाली इस तरह बात की है कि बेसिकली ना इसमें ये हम डिटेल में स्टेप 2 सीखे में पढ़ेंगे। ये होता है जनाब हिनोक शोलिन परपरा, हिनोक शोलिन परपरा। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो हिनोक शोलिन परपरा होता है ना, इसमें भी बेसिकली ऑटो एंटीबॉडी, ये एक टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस है। वेस्कुलाइटिस मींस वेसल्स की इन्फ्लेमेशन है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनती हैं, वो जाके दूसरा इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो जाके जनाब वेसल्स में डिपॉजिट होते हैं, वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। तो वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास आ जाएंगी प्रॉब्लम्स। इसमें ये जो हिनोक शोलेन परपरा होता है, इसमें बेसिकली आपके पास जो होगा ना बच्चा या बंदा, उसको क्या होगा जनाब, परपराज बने हुए होंगे, उसके साथ एब्डोमिनल पेन होगी, साथ में जनाब जॉइंट पेन होगी। लेकिन इसमें जो हमारी बात फिलहाल याद रखने की है कि जो हिनोक शोलेन परपरा होता है ना, वो अगर किडनी को इन्वॉल्व करेगा तो उसमें भी ये सेम आईजीए नेफ्रोपैथी वाला सीन आएगा, यानी कि मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, ये वाले डिपॉजिट्स और ये वाले डिपॉजिट्स, यही सारी चीजें आएंगी। तो ये फिलहाल आपने जस्ट ये याद रख लेना कि अगर हिनोक शोलेन परपरा अगर हमारी किडनी को इन्वॉल्व करेगा तो उसमें भी क्या है कि आपको आईजीए नेफ्रोपैथी वाले दूसरा मिल जाएंगी सारी ये वाली चीजें जो डायग्नोसिस है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा अबाउट आईजीए नेफ्रोपैथी। ये हिनोक शोलेन परपरा के बारे में यार परेशान ना हो, ये मैं आप लोगों को स्टेप 2 सीखे में और ये जो हमारी पैथोलॉजी है ना उधर अच्छे से पढ़ाऊंगा। खैर, अब देखो आगे आ गया हमारे पास जनाब एलपोर्ट सिंड्रोम। थोड़ा सा सिंपल आपको पढ़ाता हूँ। एलपोर्ट सिंड्रोम, एलपोर्ट सिंड्रोम में बेसिकली क्या हो रहा था, एलपोर्ट सिंड्रोम में बेसिकली हमारे पास इश्यू ये हो रहा है कि हमारा जो टाइप 4 कोलेजन होता है ना, तो ये इसकी म्यूटेशन आ रही होती है। और यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो हमारा एल्पोर्ट सिंड्रोम है उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो टाइप 4 कोलेजन है उसकी म्यूटेशन आ रही होती है। अब ये जो हमारा टाइप 4 कोलेजन है ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा एयर में, ये जनाब आपको मिल जाएगा आईज में, ये आपको जनाब मिल जाएगा किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो इन सब की बेसमेंट मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन होता है, जिस तरह के हमें पता है। ठीक है। तो अब देखो उसकी क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, वो खराब हो गया। जब वो खराब हो गया तो इसका मतलब है ना बंदा सुन सकेगा, ना बंदा जनाब अच्छे से देख सकेगा, और ना उसकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन करेंगी। तो यही हो रहा होता है एल्पोर्ट सिंड्रोम में। बेसिकली क्या हो रही है, टाइप 4 कोलेजन की म्यूटेशन हो रही है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो जनाब अल्फा 3, 4, 5 चेन्स ऑफ टाइप 4, इसकी अल्फा 3, 4, 5 चेन्स ऑफ टाइप 4 कोलेजन की म्यूटेशन हो रही है। और टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट कहाँ था, एयर्स में, आईज में, किडनीज में। तो जारी सी बात है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसी वजह से एयर्स खराब हुए तो वो जनाब क्या है कि सुन नहीं सकेगा। ठीक है। और किडनीज खराब हुई तो वो जारी सी बात है पी नहीं कर सकेगा। और जब हमारी उसकी जनाब आंखें खराब हुई तो वो सी नहीं कर सकेगा, यानी कि देख नहीं सकेगा, ना सी ना पी ना बी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब देखो इसमें जो याद करने वाली बात है, ये जो एक्स लिंक्ड म्यूटेशन हो रही है ना, ये बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है। और यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का क्या मतलब है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब है हमारी जो फीमेल्स होती हैं उसमें एक्स एक्स होता है, आपको पता है, और जो मेल्स होते हैं उसमें एक्स वाई होता है। अब देखो अगर तो होगा जनाब दूसरा क्या कहते हैं, एक एक्स खराब होना तो आपको पता है कि दूसरे एक्स से काम चल जाता होता है, ये फीमेल्स में है। ठीक है। लेकिन जो मेल्स होते हैं आपको पता है कि अगर एक एक्स पे भी जीन खराब हो जाए तो उसमें तो दूसरा एक्स है नहीं, तो दूसरे एक्स से क्या काम चलना है। तो इसका मतलब है जीन उसमें प्रेजेंट कर जाएगा, मतलब ये वाली डिजीज जो है ना उसमें क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है यही आपने लाजमी इसके बारे में याद रखना है कि ये ज्यादातर आपको जो पेशेंट की वो हिस्ट्री देगा वो मेल होगा। ठीक हो गया जी। मेल बेचारे के साथ सारी ज्यादतियां हो रही हैं, वो उसका टाइप 4 कोलेजन खराब हुआ पड़ा है, टाइप 4 कोलेजन खराब हुआ तो ये सारी उसकी दुनिया ही उजाड़ हो गई है। तो आई में क्या होगा, बेसिकली वही रेटिनोपैथी, रेटिना खराब होगा। उसके बाद एंटीरियर लेंटिकोनस, इसका क्या मतलब होता है, एंटीरियर लेंटिकोनस यानी कि जो उसका लेंस है ना वो ज्यादा नॉर्मली इस तरह करके होता है ना लेंस, तो वो उसका लेंस बहुत ज्यादा कोनिकल हो जाएगा, तो उसको हम कह देते हैं एंटीरियर लेंटिकोनस। और देन उसको क्या आ गया, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का क्या मतलब है जनाब, जो उसके इनर एयर से जनाब वो जा रही होती है ना, क्या कहते हैं, नर्व्स वगैरह जा रही होती है ब्रेन को, उनका डैमेज हो जाता है तो वो बंदे को क्या है कि हेयरिंग लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें ना याद रहें तो आपने ये याद रखना है एक्स लिंक्ड वाला, और देन आपने टाइप 4 कोलेजन वाली बात। खैर ये तो सिंपल मतलब सिंपल नहीं, चलो ये बातें होगी हमारी।
आगे आप देखते हैं तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने आपको नेफ्रीटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बताया था कि हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, टिश्यू को नीचे देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, तो अब जब आप बायोप्सी करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हुई पड़ी है, तो उसकी क्या मिल जाएगी, इरेगुलर थिनिंग, थिकनिंग, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब मिलेगी। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे भी क्या है कि आपको वही दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या मिल रही है, खराब मिल रही है। और इसके लिए उसने टर्म यूज किया बास्केट वीव। बास्केट वीव यार, ये बास्केट्स को बुनने को कहते हैं बास्केट वीव अपीयरेंस, ये आप देख लेना बास्केट वीव। वो पहले जमानों में बास्केट्स को बुना करते थे ना, तो वो वाली अपीयरेंस आपको मिल जाएगी। देन तो इधर हमारे पास खास इम्यून कम्प्लेक्सेस का तो कोई सीन नहीं है, तो आपके पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो होगी वो मोस्टली आपको क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। अब जो इसने इसमें आपने बात जो चीजें याद रखनी है वो ये याद रखना है कि इसमें क्या है कि जीबीएम सारी खराब हुई पड़ी है, टाइप 4 कोलेजन की वजह से मसला बना, और ये क्या होती है जनाब, एक्स लिंक्ड होती है, और ये कांट सी कांट ही और सॉरी कांट हियर और कांट बी, और ये सारी चीजें आपने इसमें याद रखने वाली हैं। और इसके रिलेटेड मैंने एक दो एमसीक्यूज देखे हैं पास्ट पेपर में। ठीक हो गया, तो ये था हमारा एल पोर्ट सिंड्रोम जिसमें हो रही थी टाइप 4 कोलेजन की म्यूटेशन। देन हम आ जाते हैं, ये जो मैंने पीछे आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक छुड़वाया, अब इसकी तरफ आ जाते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अब हम इसको देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर जो हमारी इन्फ्लेमेशन थी ना, ये जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, ये कोई एक डिजीज नहीं है, इसमें आगे हम काफी सारी डिजीजेस पढ़ते हैं। ये समझो एक इन्फ्लेमेशन का एक पैटर्न है। कौन सी इन्फ्लेमेशन का, कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी इन्फ्लेमेशन होगी और बहुत ज्यादा किडनी का डैमेज हो जाएगा। तो इसमें आपने जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि इस बंदे को बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर। कितने दिनों में, तकरीबन विद इन वीक्स टू मंथ क्या है ना, यानी कि आपके पास वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करेगा और विद इन वीक्स टू मंथ जो है ना उसकी किडनी क्या हो जाएगी, फेल कर जाएगी। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी किडनीज क्या हो गई हैं, खराब हो गई हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपके पास स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा ना सारी डिजीज में, आगे मैं जो आपको सारी डिजीजेस में पढ़ाता हूँ वो आपको स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा, क्रिसेंट मून शेप। क्रिसेंट मून शेप के लिए मैं जरा आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, आपको एक दूसरा यू वर्ड की डायग्राम भी दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। तो जनाब कहाँ थी हमारी ये, अच्छा जी। तो मैंने आपको बताया जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, इसमें बेसिकली हमारे पास क्रिसेंट मून यानी कि हाफ मून टाइप जो इन्फ्लेमेशन है ना, यानी कि मैं आपको पहले सिंपल बात बता दूं कि हमारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ना वो इस तरह हाफ मून की शेप में जो है ना वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे। जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स मैं कह रहा हूं तो मेरा क्या मतलब है, हमारे वही जनाब दूसरा मैक्रोफेजिस वगैरह जो बॉडी की आर्मी है, उसके बाद फाइब्रिन वगैरह, वो सारी चीजें जो है ना वो आके इधर इस तरह हाफ मून शेप में डिपॉजिट हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह होता है, हमारे पास क्रिसेंट मून बनता कैसे है। बेसिकली ये जनाब देखो, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है ना दूसरा मैक्रोफेजिस और लिम्फोसाइट्स वो इधर से लीक करना शुरू कर देंगे। ये जो ये बोमेन स्पेस है, इधर क्या है कि हमारे मैक्रोफेजिस आना शुरू हो जाएंगे, टी सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो जब इधर आएंगे ना तो साथ में थोड़ी थोड़ी फाइब्रिन भी इधर आना शुरू हो जाएगी। अब फाइब्रिन क्या होती है, इसका आप कंसेप्ट उठा लें। हमारे जो प्लाज्मा में है उसमें आपने शुरू से पढ़ा होगा कि फाइब्रिन प्रोटीन होती है। तो फाइब्रिन प्रोटीन बेसिकली इन्वॉल्व होती है हमारी क्लोटिंग के प्रोसेस में। तो आप तो कहोगे कि यार क्लोटिंग में तो वो हमारे प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते थे ना, तो ये फाइब्रिन का क्या उसमें चक्कर है। तो इसको मैं आप बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखो, जब आप घर बनाते हो तो किसी कोई सुराख बंद करना हो तो पहले ईंटें लगाते हो, फिर ऊपर से प्लस्तर कर देते हो। ठीक है, तो सेम हमारी बॉडी का रोल है कि जब उसने ब्लीडिंग को रोकना होता है तो वो पहले प्लेटलेट्स को लगाती है और ऊपर क्या है कि फाइब्रिन का कोट कर देती है ताकि अच्छे से ब्लीडिंग रुक जाए। तो अब उम्मीद है कि आप कभी नहीं बोलोगे कि ये फाइब्रिन का क्या ताल्लुक है, क्या रोल है दूसरा क्लोटिंग में। ठीक है, तो खैर इस बंदे में क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ। जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ इधर जनाब क्या आ गया हमारे दूसरा मैक्रोफेजिस आ गए जनाब, टी सेल्स आ गए, थोड़ी थोड़ी फाइब्रिन आ गई। ये देखो ये सारी चीजें क्या है कि इधर बोमेन स्पेस में आना शुरू हो गई है। जब ये इधर आएंगे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे। तो जब ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे तो ये मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली जो लेयर होती थी इसको हमने क्या कहा था, बोमेन कैप्सूल या प्राइटल सेल्स। इसमें कौन से सेल्स होते थे, प्राइटल सेल्स। तो जब ये इधर ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह रिलीज हुए, ये सारा इन्फ्लेमेशन वाला पंगा हुआ, तो ये प्राइटल सेल्स काफी ज्यादा ग्रो कर गए। तो इन्होंने क्या है कि ये देखो हाफ मून शेप एक क्या बना दिया, पैटर्न बना दिया।
तो ये जब आप बायोप्सी करोगे, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इस तरह हाफ मून शेप पैटर्न मिल जाएगा। आपको पता, अब उम्मीद है कि लग गया होगा कि ये हाफ मून शेप पैटर्न क्यों मिला है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं आप लोगों को बुक से करवाता हूँ कि ये जो वो कहेंगे कि ये जो हाफ मून शेप पैटर्न है इसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, इसमें आपको क्या मिल जाएगी, फाइब्रिन प्रोटीन मिल जाएगी, और इसमें आपको क्या मिलेगा जनाब, दूसरा मोनोसाइट्स। ये सारे हमारे फौजी हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, और आपको कंप्लीमेंट की प्रोटीन्स मिल जाएंगी, C3b प्लांटम का, ठीक है जी। और आपको क्या, ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल्स मिल जाएंगे। ये आप डायग्राम में हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि पेराइटल सेल्स थे, वो सारी चीजें थी। और यही इसमें एमसीक्यूज है कि जो क्रिसेंट मून शेप पैटर्न है वो कैसे बना, क्योंकि उसमें ये सारे सेल्स थे और वो सारा पंगा हो गया। खैर सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन यार सिर्फ एक बंदे को नहीं शो हो रही क्या, सबको नहीं हो रही? जल्दी बताना काइंडली। हेलो, हो रही है? चलें ठीक है यार, आपका कोई अपना इशू है मेरे ख्याल में। चलो, अच्छी बात है, स्क्रीन के बहाने मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, आपको भी मिल गया। तो खैर, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में हमने क्या देखा कि जनाब क्या हो रहा था इसमें, पंगा हो रहा था कि बहुत जल्दी किडनी फेल कर रही थी दूसरा नेफ्रीटिक सिंड्रोम के बाद। तो हमने देख लिया कि हमें जो अब इसमें डिफरेंट डिजीजेस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमें एक कॉमन चीज मिलेगी, वो होगा क्रिसेंट मून, यानी कि हाफ मून। हाफ मून हमें पता चल गया कि उस कौन सी चीजें हाफ मून बना रही थी। ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक हाफ मून शेप में अरेंज हो रहे थे, तो हमें पता चल कि जनाब हाफ मून बन गया। खैर, अब देखो, अब आपने उसी बंदे की क्या करवाई, इम्यूनोफ्लोरिसेंस करवाई। जब आपने उस बंदे का इम्यूनोफ्लोरिसेंस का पैटर्न करवाया ना, तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। तीन चीजें क्या है कि जाहिर सी बात है, जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या है, या तो लीनियरली अरेंज कर सकती हैं, या क्या है, ये देखो, या तो वो लीनियरली अरेंज कर सकती हैं, ठीक है, या आपको जनाब डिफ्यूज पैटर्न मिल सकता है, ग्रेन्युलर पैटर्न मिल सकता है, या आपको क्या है कि जनाब कोई भी इम्यून कम्प्लेक्सेस वगैरह या इस तरह का कुछ भी ना मिले। इम्यूनोफ्लोरिसेंस वही होता था ना जिसमें हमारे जो दूसरा इम्यून सेल्स होते थे वो चमक जाते होते थे। तो देखो, अगर तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा लीनियर, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके बना दी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर तो एंटीबॉडीज इस तरह करके लीनियर पैटर्न में रेंज है, तो जाहिर सी बात है जब हम देखेंगे इम्यूनोफ्लोरिसेंस के नीचे तो हमें लीनियर पैटर्न मिल जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये हमारी जीबीएम है, तो कुछ इधर डिपॉजिट है, कुछ इधर काफी सारी डिपॉजिट है, कुछ इधर काफी सारी डिपॉजिट है, कुछ इधर काफी सारी डिपॉजिट है, तो आपको क्या मिल गया, ग्रेन्युलर पैटर्न मिल गया। और अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर इधर कोई एंटीबॉडीज ऐसी है ही नहीं, तो हमें क्या है कि जनाब कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, हमें क्या है, इम्यूनोफ्लोरिसेंस नेगेटिव मिल जाएगी। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि लीनियर पैटर्न आपको किस में मिलेगा। लीनियर पैटर्न जनाब आपको मिलेगा गुड पास्चर सिंड्रोम में। किसमें? गुड पास्चर सिंड्रोम में। और दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के गुड पास्चर सिंड्रोम में आपको इम्यूनोफ्लोरिसेंस पे लीनियर पैटर्न मिलता है। ठीक है, अब लीनियर पैटर्न क्यों मिला, क्योंकि गुड पास्चर सिंड्रोम में बेसिकली पंगा क्या हो रहा था, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ। जो हमारी गुड पास्चर सिंड्रोम है ना, इसमें बेसिकली ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, दूसरा दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। किस किसके खिलाफ? जो हमारे एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई कहाँ पे होते हैं, लंग्स में, एल्वियोलाई के खिलाफ, और हमारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इसके खिलाफ क्या बन रही होंगी, एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी क्या बना रही होगी, एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडी जाहिर सी बात है जब हमारी जीबीएम को डैमेज करेंगी तो बंदे को क्या हो जाएगा, नेफ्रीटिक सिंड्रोम। जब एल्वियोलाई को डैमेज करेंगी तो बंदे को जनाब लंग्स खराब हो जाएंगे। जब लंग्स खराब होंगे तो उधर से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो वो हमारे मुंह के रास्ते यानी कि थूक से आएगी, तो उसको हम क्या कहते देते हैं, हिमोप्टेसिस। ठीक है, यानी कि उसका क्या है कि मुंह से खून आएगा। जब जीबीएम डैमेज होगी तो आपको पता है नेफ्रीटिक सिंड्रोम होगी, और उस बंदे को क्या होगा, हीमाचूरिया, वो प्रेजेंट कैसे करेगा। तो इसका मतलब है जो गुड पास्टर सिंड्रोम वाला बंदा है उसमें क्या बनी, एंटीबॉडीज बनी, किसके खिलाफ, दूसरा टाइप 4 कोलेजन के खिलाफ। टाइप 4 कोलेजन कहां पे प्रेजेंट था, एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन में और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो इसने क्या किया, इन दोनों को डैमेज कर दिया। तो जब हमारे लंग्स डैमेज हुए तो बंदे को हिमोप्टेसिस होगा, जब हमारी किडनीज डैमेज हुई तो बंदे को क्या होगा, हीमाचूरिया। तो जब आपने इम्यूनोफ्लोरिसेंस करके देखा तो आप में उसको क्या मिल गया, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न यानी कि ये जो एंटीबॉडीज थी ना वो लीनियरली जाके दूसरा अरेंज थी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो आपको क्या मिल गया, लीनियर पैटर्न। इससे आपका क्या डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, किसका, गुड पास्चर सिंड्रोम का। खैर, ये तो ओके हो गया। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ये वाला जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसको हम कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखो अब टाइप 2 और 3 में क्या फर्क था।
टाइप 2 में ये है कि देखो एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो अगले को उसके घर जाके मार रही हैं। लेकिन टाइप 3 में ये सीन था कि वो जनाब एक दूसरे के साथ मिलते थे, वो एक जनाब रेसलिंग का अरीना ढूंढते थे, कोई प्रॉपर जगह ढूंढते थे, उधर जाके लड़ते होते थे। लेकिन ये जनाब ये वाली एंटीबॉडीज जो है ना गुड पास्चर वाली, ये बदमाश है, ये उन बेचारियों को उनके घर जाके मार रही हैं। ठीक है, तो आपने 2 नंबर हैं ये दो। ठीक है, तो ये जाके उनको अपने घर मार रही है। थोड़ा सा फनी बनाने के लिए इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जनाब 2 नंबर है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपके पास इम्यून कम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे। बेसिकली क्या हो रहा है कि एंटीबॉडीज जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके अटैक कर रही है। किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे और एल्वियोलाई की। क्योंकि वहां क्या होता है टाइप 4 कोलेजन। तो ये बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज है वो टाइप 4 कोलेजन को दूसरा टारगेट कर रही होती है। तो खैर दोबारा मैं आप लोगों को आप बुक से यही चीज दिखाता हूँ कि अगर तो आपके पास ये क्रिसेंट मून तो आपको सब में जो आगे मैं पढ़ाता हूँ ना सब में मिलेगा। लेकिन अगर आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे क्या मिल गया जनाब? दूसरा लीनियर पैटर्न मिल गया। क्योंकि क्या हो रहा था, एंटीबॉडीज बन रही थी किसके खिलाफ? जीबीएम के खिलाफ, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ। तो आपको इससे डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि इस बंदे को क्या है जनाब? गुड पास्चर सिंड्रोम है। तो बंदा प्रेजेंट कैसे करेगा? ये मोस्टली एडल्ट होगा, ठीक है, शी जवान होगा, और जवान बेचारे को क्या हुआ होगा? काला यूरिन आ रहा होगा, और उसके थूक से क्या है कि जनाब दूसरा मुंह से क्या है कि ब्लड आ रहा होगा। और इसको ये क्या होता है हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अगले को अगले के घर जाके मार रही है आर्मी। ठीक है, एंटीबॉडीज अगले को अगले के घर जाके मार रही हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास गुड पास्चर सिंड्रोम के, जिसमें हमारे पास ये वाला लीनियर पैटर्न आ रहा था। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये डिफ्यूज पैटर्न हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे मिले तो डिफ्यूज पैटर्न कब मिलता होता है? जब क्या होते हैं? इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होते हैं। तो इम्यून कम्प्लेक्सेस अभी तो हमने देखा किस में डिपॉजिट हो रहे थे, ये इन्फेक्शन रिलेटेड दूसरा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या हो रहा था? इम्यून कम्प्लेक्सेस तो डिपॉजिट हो रहे थे। तो आपको अगर क्या मिले दूसरा, यार ये, हाँ, अगर आपको ग्रेन्युलर पैटर्न मिले तो इसका मतलब है बंदे को क्या है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब आप लोग सोचोगे कि यार मैं आप लोगों को पागल बना रहा हूँ। पागल इस तरह बना रहा हूँ, इधर मैंने आप लोगों को कहा है कि इसमें क्या आपको क्रिसेंट मून मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास थी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ये वाली जो थी, इसमें तो हमारे पास हाइपर सेलुलर और इनलार्ज्ड ग्लोमेरुलाई थे। आपकी बात ठीक है, आप सही सोच रहे हो। लेकिन सीन ये होता है कि बेसिकली ये है समझो शुरू वाली फॉर्म। अगर ये जो प्रोग्रेस कर जाए, इसकी तरक्की हो जाए, ये थोड़ी सी क्या हो जाए, शदीद हो जाए, स्वेयर कंडीशन में आ जाए, तो ये बना जाती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ये समझो उसकी एडवांस्ड स्टेज है। ठीक हो गया जी। तो उसमें क्या है कि ये आगे दूसरा मतलब अगर दूसरा हम इसको ट्रीट ना कर सके तो बंदे की किडनी फेल हो जाएगी बिकॉज ऑफ आरपीआई, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अगर आपको ये इन्फेक्शन वाला बंदा है और साथ में आप देखो कि आपको ग्रेन्युलर पैटर्न मिल रहा है इधर, और हमारी जो बायोप्सी है उस पर क्रिसेंट मून मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो प्रोग्रेस कर चुकी है, वो स्फेयर फॉर्म में आ चुकी है। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि अब आप लोगों को इसमें आप डिफरेंशिएट कर लोगे। देन है कि ग्रेन्युलर पैटर्न और आपको मिलता है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, डीपीजीएन में, वो अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ। देन थर्ड वाली कंडीशन आ गई कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको कुछ मिले ही ना, कोई चीज चमके ही ना, आपकी दुनिया क्या कहते हैं वो हो जाए, उजाड़ हो जाए। ठीक है, तो उजाड़ मतलब अब आपने, लेकिन परेशान नहीं होना। परेशान इस वजह से नहीं होना कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज होती है ना वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। उनको हम कहते हैं एनका एंटीबॉडीज। कौन सी? एनका एंटीबॉडीज। इसमें हमारी ये जो टिपिकल एंटीबॉडीज है ना, आईजीजी आईजी, ये वाली एंटीबॉडीज नहीं होती। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के नीचे हमें ये वाली एनका एंटीबॉडीज नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ वो वाली चमकती होती हैं, आईजीजी आईजी, ये वाली एंटीबॉडीज चमकती होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी पैटर्न ना मिले तो इसका मतलब है बंदे को क्या है जनाब? नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस आई, तो इसको हम कह देते हैं पासी इम्यून, यानी कि कम इम्यून। तो इसमें क्या है कि बेसिकली एनका एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, हमारी जो दूसरी एंटीबॉडीज है ना वो वाली इन्वॉल्व नहीं होती। तो अब ये जो एनका एंटीबॉडीज हैं, ये इनको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। तो इनके लिए हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे? इनके लिए टेस्ट हम करवाएंगे जनाब, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इनके लिए होता है जनाब एनका टेस्ट। तो एनका टेस्ट में क्या होगा? एनका टेस्ट में आप ऐसे करोगे कि उस बंदे का जनाब सीरम लोगे, वो जनाब इधर स्लाइड पे रखोगे, इधर क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स होंगे। ठीक है, और इधर ऊपर आके आपने क्या फेंक दिया? उस बंदे का सीरम फेंक दिया। ठीक है जी, तो ये तो सीन हो गया, ओके हो गया। अब देखें ये क्या होगा इधर। अब ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये क्या है जनाब? एक न्यूट्रोफिल है, ठीक है, और ये उसका क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अगर तो वो एंटीबॉडीज जो हमारी एनका एंटीबॉडीज हैं वो इधर साइटोप्लाज्म के गिर्द गिर्द हो गई हैं। ठीक है, तो इनको हम कह देते हैं पेरी साइटोप्लाज्मिक, सॉरी, पी एनकाज।
पेरीसाइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, PNCAS, अगर वो इसके न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज होगी है ना इस तरह करके, तो उनको हम कह देते हैं CNCAS, यानी कि वो क्या है कि सॉरी यार, हाँ, ये पेरी पी वाली हम कहते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द होती हैं, और सी वाली कहते हैं जो साइटोप्लाज्म के गिर्द होती हैं। ये सॉरी मैं थोड़ा सा उसमें कर गया, स्लिप ऑफ टंग होगी। टी एनकाज क्या है कि आपको न्यूक्लियस के गिर्द मिल जाएंगी, अगर तो ये न्यूक्लियस के गिर्द एनका एंटीबॉडीज जो अरेंज हो गई हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे दूसरा टी एनकाज। जबकि अगर ये साइटोप्लाज्म में इस तरह करके अरेंज हो गई हैं, तो इसको हम टर्म यूज करेंगे जनाब सी एनकाज। और ये बेसिकली क्या होती है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज होती हैं। ये आपको इधर मिल गई जनाब किसमें, जब जिसमें आपको पासी इम्यून मिला, और ये हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब इधर तक बात होती तो ठीक थी, लेकिन आगे भी मसला है। आगे मसला ये है कि जनाब ये जो है ना दूसरा सी एनकाज, इसका आपने याद रखना है कि ये आपको मिलेगी किसमें, दूसरा ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पोली एंजाइटिस में। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो पोली एंजाइटिस और ये फ्लांडम का, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये सारी जो मैं अब इधर आपको लोगों को बताऊंगा ना, ये टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलाइटिस है, यानी कि वेसल्स की इन्फ्लेमेशन की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हम पैथो में पढ़ेंगे कि इसमें ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पोली एंजाइटिस, इयोसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पोली एंजाइटिस, और माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस, ये सारी क्या है, वेसल की इन्फ्लेमेशन की टाइप है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हमारी ब्लड दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को इन्वॉल्व करेंगी, उधर इन्फ्लेमेशन करवाएंगी, तो बंदे को नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो जाएगा। उस बंदे को जो वेस्क्यूलाइटिस वाले बंदे को नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो जाएगा, तो उसमें आपको दूसरा बायोप्सी पे क्रिसेंट मूल मिल जाएगा, और साथ में क्या है कि जब आप उसका इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सिंपल कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसका एन का टेस्ट करवाओगे तो वो एन का पॉजिटिव होगा। अगर तो वो सी एन का पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है आपको ये वाली, उस बंदे को ये ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पोली एंजाइटिस है। लेकिन अगर आपको मिलते हैं जनाब दूसरा पी एन का पॉजिटिव, तो इसमें क्या है कि इसका मतलब है उस बंदे को माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस है, या उसको इयोसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस है। मुझे पता है यार, ये बड़े मुश्किल नाम है, बड़ा दिमाग खराब करते हैं, लेकिन अब हैं तो याद तो करने पड़ेंगे। लेकिन इधर आपको नाम भी याद हो गए, तो इंशाल्लाह जब हम पैथो पढ़ेंगे या स्टेप 2 सीखे पढ़ेंगे, तो उधर मैं आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको नेगेटिव पासी इम्यून पैटर्न मिलता है, तो वो क्या जाहिर कर रहा है कि इस बंदे को वेस्क्यूलाइटिस की वजह से नेफ्रीटिक सिंड्रोम हुआ है। ठीक हो गया जी। तो यही था हमारे पास, अगर लीनियर पैटर्न मिला तो गुड पास्चर, अगर क्या डिफ्यूज पैटर्न मिला तो हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और अगर आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिला इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, तो उसको हम, इसका मतलब है बंदे को क्या है, वेस्कुलाइटिस है, या आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलाइटिस हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा रीड दे लेते हैं कि गुड पास्चर सिंड्रोम क्या है, कि आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे जीबीएम में। जाहिर सी बात है, हमारी दूसरा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हुई पड़ी है ना गुड पास्चर में एंटीबॉडीज से, तो वो सारी टूटी फूटी हुई पड़ी होगी। पासी इम्यून में क्या है कि आपको कोई खास डिपॉजिट नहीं मिलते। ठीक है, जबकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, तो वो तो आपको पता है ना, इधर ही मैंने आपको बताया कि क्या है कि दूसरा हम से मिल जाएंगे डोम शेप्ड। डोम क्या है, मकबरा कोई भी उभार, तो आपको क्या है कि डोम शेप्ड सब एंडोथीलियल या सब एपिथीलियल दूसरा हम से मिल जाएंगे उधर, क्योंकि इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट हुए पड़े हैं ना, तो ये मिल जाएगा। तो ये था रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या हम पढ़ रहे हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बेसिकली एक पैटर्न ऑफ इन्फ्लेमेशन है जो डिफरेंट डिजीजेज में होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो क्रिसेंट मून शेप में अरेंज हो जाएंगे। वो अरेंज होंगे, तो अब ये जनाब अरेंज तो हो गए, उधर तक तो बात ठीक थी। इसमें यह है कि जब आप उस बंदे की इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाओगे, तो इसमें आपको 3 पैटर्न मिल जाएंगे। 3 पैटर्न इस तरह मिलेंगे कि अगर आपको लीनियर पैटर्न मिल गया, तो इसका मतलब है बंदे को क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम है। अगर आपको डिफ्यूज वाला पैटर्न मिल गया, ग्रेन्युलर पैटर्न मिल गया, तो इसका मतलब है बंदे को क्या है, पोस्ट स्ट्रेप्टल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। और अगर आपको कोई पैटर्न नहीं मिला, तो इसका मतलब है बंदे को क्या है जनाब, वेस्कुलाइटिस की वजह से नेफ्रीटिक सिंड्रोम हुआ है। अगर आप सारा कुछ बोल जाओ, तो ये आपको मस्त याद होना चाहिए। और ये आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें क्या हो गया, जो क्रिसेंट बना है वो मैक्रोफेजेस वगैरह की वजह से बना है, और फाइब्रिन वगैरह की वजह से बना है, क्योंकि वो उस तरह अरेंज हुए थे। ठीक हो गया।